Hello everyone, welcome to the LearnCart family. Download the LearnCart app for CA Inter and Foundation classes. Your one-step destination for all your inter and foundation classes need. Now let me take you to a tour of the app. जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो ये है आपका ऐप का इंटरफेस. दिस इज द होम स्क्रीन. As you can see, you can watch free videos as well. Click on the area where the arrow is showing and you can watch the free videos as well. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. अगर आपको प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो आप ऐप के नीचे होम स्क्रीन के नीचे आपको टास्क बार दिखेगा जहां पर स्टोर का आपको ऑप्शन दिखेगा. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दिस ऑप्शन. दिस इज द स्टोर फ्रंट वेर यू विल फाइंड ऑल द प्रोडक्ट्स एंड इफ यू स्क्रॉल अप यू विल फाइंड सम मोर प्रोडक्ट्स. नाउ अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर आप क्लिक करके उसकी जानकारी जानना चाहते हो तो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर आप क्लिक कीजिए एंड देन यू विल फाइंड दैट प्रोडक्ट डिटेल्स आउट देयर. Preview for every product and every video is available. You can find details like what is the name of the product, what you are getting with it, what about notes and everything else. अब हर प्रोडक्ट के वीडियो का आपको एक डेमो भी मिलेगा. जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन 1 पे आपको इस एरिया पर अगर आप क्लिक करोगे तो जैसे ही स्क्रीन 2 पे आपको दिखे कि वो वीडियोस आपको दिख जाएंगे एंड एवरी वीडियो का प्रीव्यू आपको अवेलेबल है. लाइक तो आपको वीडियो पहले आप डेमो देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप बाय करेंगे. This is what it is. So hope you like it. Thank you once again. And yes, do not forget to download the LearnCart app for CA Inter and Foundation classes. So welcome to the next session on strategic management and SOF product growth share metrics की हम चर्चा कर रहे थे पिछले लेक्चर तक. याद आ रहा है आप सबको अंसारी भाई का मैट्रिक्स? उसमें हमने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग मार्केट की बातें करी थी और आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हमने लिया था. कौन सा एग्जाम्पल लिया था? कैडबरी सेलिब्रेशन एंड कुरकुरे का एग्जांपल लिया था कि कैसे आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में अगर सेल्स को इंक्रीज करना तो क्या करना पड़ेगा. मार्केट पेनिट्रेशन की स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी. ठीक है ना. तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है. राइट. अब आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग चलेंगे किसी न्यू प्रोडक्ट्स पर. एग्जिस्टिंग मार्केट में ही नया प्रोडक्ट आपको बेचना है तो क्या करना पड़ेगा जरा देखते हैं. अब जरा सिचुएशन को चेंज करते, कलर चेंज करता हूं मैं इधर. अभी देखिए ये सिचुएशन है, न्यू प्रोडक्ट है एंड एग्जिस्टिंग मार्केट है. उस केस में अंसारी भाई कह रहे हैं कि भैया प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर ध्यान दे दो. आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर ध्यान देना है. ये स्ट्रेटेजी का नाम है प्रोडक्ट डेवलपमेंट. अब एग्जिस्टिंग मार्केट एंड न्यू प्रोडक्ट एग्जाम्पल लेंगे मारुति सुजुकी का. वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ मारुति सुजुकी. यहां मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल मारुति सुजुकी लॉन्चिंग इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर. बराबर. अभी तक क्या मारुति की कोई गाड़ी आई है इस सेगमेंट में? आंसर इज नो. तो क्या उनके लिए ये नया प्रोडक्ट हो जाएगा? यस. लेकिन क्या इंडिया उनके लिए एग्जिस्टिंग मार्केट है? यस. तो इस केस में अंसारी भाई कहते हैं कि एग्जिस्टिंग मार्केट में अगर किसी कंपनी को अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उन्हें प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर ध्यान देना है. क्यों? बिकॉज मार्केट में आपकी एक गुडविल है. मारुति की मार्केट में क्या गुडविल है भैया? सस्ती कार बनाता है, टिकाऊ कार बनाता है. इनकी गाड़ियों का मेंटेनेंस कम आता है. इनके गाड़ियों के पार्ट्स इंडिया के किसी भी विलेज में, रूरल प्लेस में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे. ऐसी मारुति की गुडविल है. तो ये जब मारुति इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर लॉन्च करेगा तो क्या कस्टमर के माइंड में कुछ एक्सपेक्टेशन रहेगी उससे? Whether the customer will have some expectation from Maruti, yes or no? Answer is 100% yes. तो इसीलिए आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर ध्यान देना है. मार्केट में आपकी गुडविल है, मार्केट आपको जानता है, आपके रिलेटेड एक मार्केट में परसेप्शन है. जैसे रतन टाटा, अगर रतन टाटा ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना ली, उन्होंने तो बना भी ली, मारुति सुजुकी ने अभी बनाया भी नहीं. टाटा की तो नेक्सॉन ईवी आ भी गई और इंडिया की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा की बन चुकी है नेक्सॉन ईवी. तो रतन टाटा इज नोन फॉर व्हाट? सस्ती कार, मजबूत कार, बिकॉज टाटा की क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है. और उसी एक्सपेक्टेशन पर उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया है. लेकिन हम ईवी का एग्जांपल यहां पर नहीं ले सकते टाटा वाली, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी उसको लॉन्च किया. मारुति का एग्जांपल हम ले सकते बिकॉज मारुति ने अभी तक उसको लॉन्च नहीं किया है. तो जिस दिन मारुति लॉन्च करेगा, अगर उसको अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में इस नए प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी है तो उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा. मतलब सिंपल भाषा में कस्टमर की हर एक्सपेक्टेशन पर उसको खरा उतरना पड़ेगा. सस्ती गाड़ी बनानी पड़ेगी, उसके पार्ट्स ऐसे बनाने पड़ेंगे जो इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाए, प्लस उसका मेंटेनेंस भी कस्टमर को कम लगे, बिकॉज यही कस्टमर के माइंड में मारुति की इमेज है. आर यू एग्रीइंग विथ मी और नॉट?
पल्ले पड़ रहा है आपको क्या मैं बता रहा हूँ? यस, डेफिनेटली आएगा ना। अभी जैसे देखिए टीवीएस ने तो लॉन्च कर दिया बजाज चेतक। बजाज चेतक अगर आप देखो तो बजाज का इलेक्ट्रिक व्हीकल है बजाज चेतक। चलो आपको फोटो दिखाते हैं। कितने बच्चों ने बजाज चेतक रियल लाइफ में देखी? अभी आज मैं इस इलेक्ट्रिक बाइक की बुकिंग करने वाला हूँ मेरे पर्सनल खुद के लिए। मेरे पास अभी जिक्सर है, अभी मैं उससे बोर हो चुका हूँ, तो मैंने सोचा यार चलिए इलेक्ट्रिक बाइक हम लोग परचेस करेंगे। तो रिवोल्ट मोटर्स की बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक बाइक है, आपको दिख रहा है 37 मिनट्स में उसका बुकिंग स्टार्ट होगा। तो हो सकता है कि आपके क्लास के बीच में मैं जाकर वेबसाइट पे बुकिंग करूँ, तो मुझे सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए आप एक्सक्यूज़ कर देना, है ना। मैं आपके क्लास के पहले यही वेबसाइट खोल के बैठा था और आपके सामने मीटर चल रहा है 36 मिनट्स। क्या बोल रहे हो? हाँ बोलिए। अरे बेटा बुकिंग में लगना ना चाहिए, वो फ्लैश सेल है, फटाक से उसका स्टॉक आउट हो जाता है, लगना चाहिए। तो रिवोल्ट मोटर्स की ये बाइक है। चलिए हम लोग रिवोल्ट मोटर्स की बात नहीं करेंगे, हम लोग आपके सामने बात कर रहे थे बेटा बजाज चेतक की। द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक। हाँ डेफिनेटली देंगे ना आपको पार्टी। अच्छा आपने रिवोल्ट का फोटो देखा है क्या? अरे नासिक लेके आ जाएंगे बिल्कुल। ये बेटा वो रिवोल्ट RV400, दिस इज दैट बाइक विच इज एन इलेक्ट्रिक बाइक। ये इसी बाइक का फ्लैश सेल है अभी। कैसी लग रही? सही है ना? बढ़िया। अभी वो जिक्सर है, लेकिन मैं जिक्सर से अब बोर हो गया, तो मैंने कहा चलो इलेक्ट्रिक बाइक देखते हैं, कुछ नया देखेंगे। चलिए शौक बड़ी चीज़ होती है ना, वो वाली बात है। बजाज चेतक की बात करेंगे। आजा भैया आजा बाहर। ये लो, बजाज की इतनी तारीफ करी और बजाज चेतक लोड ही नहीं हो रहा। इंटरनेट की कुछ दिक्कतें लग रही है। इमेजेस, ये बजाज चेतक है, ये भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अब बजाज ने इसको ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च किया है, तो बजाज की क्या कुछ इमेज है मार्केट में लोगों के मन में? जैसे लोगों के मन में बजाज मतलब पल्सर, बजाज मतलब टफ गाड़ियाँ, बजाज मतलब स्पोर्ट्स व्हीकल, ऐसी कुछ लोगों के मन में बजाज ने अपनी इमेज बनाई है। तो वैसा ही आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जब आप एक नया प्रोडक्ट बनाते हो। इसलिए अंसारी भाई बोल रहे हैं कि जब आप एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते ही अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में, तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट की कुछ एक्सपेक्टेशन है आपसे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या आपको मेरी आवाज़ सही तरीके से आ रही है? ग्रेट। मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि पता नहीं ये सेल लगेगा या नहीं लगेगा। 34 मिनट्स रह गए। चलिए कोई गल नहीं। वैसे ही टाइम गलत बता रहा है यार, ये 11 बजे जो है उसका सेल ऑन होने वाला था, ये 34 मिनट्स बता रहा, मतलब 10:10 पे सेल ऑन हो जाएगा है। अरे नहीं ना, ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्लियर कट अगर आप देखो तो वेबसाइट पे लिखा है, देखो, फॉर ऑल द रजिस्टर्ड यूजर बुकिंग शैल ओपन एट 11 AM। अब मैं तो उनका रजिस्टर्ड यूजर हूँ, तो यार कुछ गलती हो रही है इनकी काउंटिंग में, ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए कोई बात नहीं, हमारा ट्रैक है इस पर। बीच में से मैं रिवोल्ट के वेबसाइट पर चल जाऊँ तो थोड़ा एक्सक्यूज कर देना, ठीक है। आपकी पार्टी शर्त मुझे याद है, लेकिन सेल में लगा तो पार्टी देंगे, वरना बेटा फिर तो अगले सेल के लिए रुकना पड़ेगा और क्या। चलिए वाह, मतलब दोनों तरफ से मैं ही लुटा जाऊँ। चलिए बात करेंगे। अगली जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ी बढ़िया है। अब इसमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है लेकिन मार्केट नया है, ये वाली सिचुएशन है। ज़रा मैं यहाँ पर रबिंग कर देता हूँ, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा किच हो चुकी है यहाँ पर। यस, ये देखिए आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट। स्ट्रेटजी का क्या नाम है? मार्केट डेवलपमेंट। पहले बात कर रहे थे, देखो जो भी नया है उसका डेवलपमेंट पे बात करेंगे। मार्केट एग्जिस्टिंग है, प्रोडक्ट नया है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, मार्केट नया है, तो मार्केट डेवलपमेंट। साला मार्केट को कैसे डेवलपमेंट करेंगे? चलिए आपको एग्जांपल देंगे। मार्केट डेवलपमेंट का बहुत बढ़िया एग्जांपल आपके समझ में आएगा। अब देखिए, टाटा ने नेक्सॉन ईवी की ही बात करेंगे, ठीक है। टाटा की, या चलो जो हमने गाड़ी परचेस करती है टाटा हैरियर, इट इज़ वन ऑफ द गुड कार्स आउट देयर। अगर आपके फैमिली में भी बेटा कोई परचेस करना चाहता है इस रेंज में कार को, तो टाटा हैरियर इज लाइक
इट्स हैविंग दैट डीएनए ऑफ रेंज रोवर, बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो टाटा हैरियर अब टाटा का एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। अब टाटा चाहता है कि ये प्रोडक्ट हम यूएस मार्केट में जाके इसको बेचें। सबसे पहला मेरा सवाल है, क्या टाटा का हैरियर टाटा का एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है? वेदर दिस इज एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट? यस। अब टाटा इसको कहाँ सेल करना चाहता है? यूएस में। तो क्या यूएस टाटा के लिए न्यू मार्केट है? आज तक टाटा की बेटा कोई गाड़ी यूएस में नहीं सेल हो रही, लेकिन वो सेल करना चाहते हैं टाटा हैरियर को, बिकॉज ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बनी हुई गाड़ी है। तो क्या अब ये यूएस उनके लिए न्यू मार्केट है? हाँ या ना? बोलते भी नहीं रे भाई, बच्चे बोलते भी नहीं है। हाँ ऐसा बोला करो। ये गाड़ी बेचे टाटा हैरियर, दिस इज दैट कार। ये उनका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है इंडिया में, वो इसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं यूएस में, तो यूएस उनके लिए बना न्यू मार्केट। तो अंसारी भाई कहते हैं अभी आपको प्रोडक्ट पर काम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टाटा हैरियर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मार्केट में मतलब इसने इंडिया में धूम मचा दी है। आप देखिए अभी अगर कोई भी एसयूवी इस प्राइस रेंज में कोई बाय करना चाहता है तो वो आज टाटा हैरियर ही ले रहा है। तो टाटा हैरियर इज अ गुड प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। अब वो चाहते कि हम इस प्रोडक्ट को ग्लोबल लेकर जाए, तो यूएस मार्केट में बेचना चाहते। तो अंसारी भाई कह रहे एक काम करो, अभी आप मार्केट डेवलपमेंट पर काम करो। अब मार्केट डेवलपमेंट का मतलब है जो स्ट्रेटजी है ना, मैं लिख रहा हूँ फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रेटजी है बेटा, उसका नाम है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट की डेवलपमेंट कैसे करोगे? तो बेसिकली यहाँ पे हम मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करेंगे। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब है डिमांड क्रिएशन करना। कैसे करेंगे डिमांड क्रिएशन? आपको हैवी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, उधर रोड शो करना पड़ेगा, फेसबुक पे ऐड करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, रेडियो में चलाना पड़ेगा, वहाँ के जो पॉपुलर फिल्म स्टार्स हैं उनसे जाकर अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कराना पड़ेगा। दिस इज द कॉल्ड एज मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट में तुम्हारे आने की तुम क्या करो, गूंज उन सबको पता चलना चाहिए टाटा हैरियर इज कमिंग टू यूएस, टाटा हैरियर इज कमिंग टू यूएस। डोनाल्ड ट्रंप को पता चले, जो बाइडन को पता चले, उनके जो कंट्री साइड है ना, यूएस में विलेज को कंट्री साइड कहते हैं, तो कंट्री साइड के एक छोटे से बंदे को पता चलने कि भैया टाटा कंपनी यूएस में आ रही है और यूएस में कोई तो उनका टाटा हैरियर प्रोडक्ट बेचने वाले। इस तरह की आवाज़ पूरे यूएस में आपकी सुनाई देनी चाहिए, इतनी हैवी एडवर्टीजमेंट आपको करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट में डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा, आपको मार्केट में क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखो जो फ्लैश सेल की टेक्निक होती है बेटा, दैट इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ मार्केट डेवलपमेंट। जिस चीज का आप कम स्टॉक रखते हो उसके लिए कस्टमर वहां पर अटक कर रह जाता है। जैसे आप देख रहे हो हम सुबह से बैठे हुए कि भैया कब ये ओपन होगा, कब हम बुकिंग करेंगे, ये कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है, इसको बोलते हैं बेटा मार्केट डेवलपमेंट। ये कोई गलत स्ट्रैटेजी नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स टेक्निक, इट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स टेक्निक। हम क्या सीख रहे हैं, कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स की सेल को बढ़ा सकते हो। तो टाटा हैरियर को अगर यूएस में जाकर के सेल करना है तो टाटा मोटर्स को मार्केट डेवलपमेंट करना पड़ेगा, वहां पर जाकर हैवी एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ेंगी, साइन बोर्ड्स लगाने पड़ेंगे, होर्डिंग बोर्ड्स लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल बड़े बड़े बिल्डिंग पर टाटा हैरियर के नाम लगा दो, सारे के सारे जो उनके प्रमोशन प्लेटफॉर्म से वहां लगा दो, 2-3 फिल्म स्टार से अपने वो आयरन मैन से जो है उसका प्रमोशन करवा दो, वहां पर जो बाइडन को 2-3 गाड़ियां गिफ्ट कर दो उधर। ऐसे करने से क्या होगा, टाटा हैरियर का उधर मार्केट में प्रेजेंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? मार्केट में प्रेजेंस बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा, तो ऑटोमेटिकली तुमको बुकिंग्स आना स्टार्ट हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट डेवलपमेंट? इस तरीके से आप मार्केट को डेवलप कर सकते हो। सो दैट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ मार्केट डेवलपमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, आपको पूरा धंधा सीखने को मिलता है कि कैसे कंपनीज बिजनेस करती है। सो 3 स्ट्रैटेजी तो हो गई। अभी देखिए आपको याद कैसे रखना है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, पूरा घुस जाएंगे हम बीच में। मार्केट पेनिट्रेशन, कैडबरी सेलिब्रेशन कुरकुरे का दिवाली वाला पैक, फिर एक एग्जिस्टिंग है, कुछ दूसरा नया है, तो जो नया है उसको डेवलप करेंगे। मार्केट एग्जिस्टिंग है, प्रोडक्ट नया है, मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे। प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है टाटा हैरियर, हमको यूएस मार्केट में बेचना है, मार्केट डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे। अब आती है 4th स्ट्रैटेजी। सर क्या है? न्यू प्रोडक्ट एंड कंप्लीटली न्यू मार्केट। न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, तो इस केस में बेटा इस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। चलिए अभी आपके लिए हम बात करेंगे, यहां पर बेटा हम एग्जांपल लेंगे महिंद्रा का, एग्जांपल लेंगे महिंद्रा।
महिंद्रा, क्या आप जानते हैं कि महिंद्रा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स भी मैन्युफैक्चर करता है? क्या आपको ये बात पता है? डू यू नो दिस? मुझे लगता है आपको शायद नहीं पता होगा। महिंद्रा की आपने कौन कौन सी गाड़ियां देखी होगी? आपने बोलेरो देखी होगी, स्कॉर्पियो देखी होगी ना, जाइलो देखी होगी, आपने XUV 500 देखी होगी, TUV 300 देखी होगी। अरे देखी नहीं देखी गाड़ी आपने महिंद्रा की? लेकिन महिंद्रा इज इनटू इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो, लेकिन वो इंडिया में नहीं करते। तो उन्होंने इसके लिए मार्केट कौन सा चूज किया? तो महिंद्रा ने इसके लिए चूज किया है बेटे नॉर्थ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया। और यहां पर वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उधर ही बेचते हैं उसको, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। तो महिंद्रा के एंगल से सोचिए, क्या महिंद्रा के लिए मार्केट भी नया है और क्या प्रोडक्ट भी नया है? इज इट कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट? तो उसके लिए अंसारी भाई कहते हैं कि आपने जो बेटा कर रखा है उसको कहते हैं कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है क्योंकि कुछ भी एग्जिस्टिंग नहीं है, एवरीथिंग इज न्यू, इट्स अ कंप्लीट न्यू स्लेट। आपके लिए मार्केट भी नया है, आपके लिए प्रोडक्ट भी नया, उसको हम लोग कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सर डाइवर्सिफिकेशन में आगे कौन कौन सी कॉन्सेप्ट आती है बेटे? डाइवर्सिफिकेशन में आती है वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमोरेट डाइवर्सिफिकेशन, को जेनेरिक डाइवर्सिफिकेशन। इसकी डिटेल चर्चा बेटा चैप्टर 4 में हमको करना है। चैप्टर 4 में वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, उधर डाइवर्सिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब बेसिकली ग्रोथ ही है, आप एग्जिस्टिंग से अलग हट के कुछ कर रहे हो, सो दैट इज द पार्ट ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप ग्रोथ कर रहे हो, और इसलिए उसको ग्रोथ नहीं बोलेंगे, लेकिन वी कॉल इट द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बिकॉज यू आर कंप्लीटली डाइवर्सिफाइंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग। ना तो प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है ना मार्केट एग्जिस्टिंग है, पूरा नया गेम है। सो इट्स अ हाई रिस्क स्ट्रैटेजी, इट्स अ हाई रिस्क स्ट्रैटेजी। हो सकता है मार्केट में आपका नाम बहुत हो जाए लेकिन प्रोडक्ट अच्छा ना हो, या उल्टा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन लोगों तक आप उसको लेकर नहीं जा सके, वट एवर द केस में भी। सो डाइवर्सिफिकेशन बिकम्स अ रिस्की स्ट्रैटेजी। लेकिन बेटा ये 4 स्ट्रैटेजी आपको किसने सजेस्ट करी है? एनसॉफ प्रोडक्ट ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ग्रे एरिया ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स ऐसा आया तो दैट इज द BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स आया तो आपको अंसारी भाई का ये ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? एक्स एक्सिस पर हमने प्रोडक्ट्स को रखा है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स। वाई एक्सिस पर हमने मार्केट्स को रखा, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू मार्केट। दोनों एग्जिस्टिंग है, मार्केट भी एग्जिस्टिंग, प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग, कुरकुरे, कैडबरी सेलिब्रेशन। स्ट्रैटेजी कौन सी है? मार्केट पेनिट्रेशन। फिर एक एग्जिस्टिंग है और एक नया है, तो जो नया है उसका डेवलपमेंट करेंगे। मार्केट एग्जिस्टिंग है, प्रोडक्ट नया है, मारुति सुजुकी का इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे। टाटा हैरियर US मार्केट में बिकेगा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, कौन सा स्ट्रैटेजी होगा? मार्केट डेवलपमेंट, डिमांड जनरेट करोगे मार्केट में। उसके बाद क्या था? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी नहीं, एग्जिस्टिंग मार्केट नहीं, दोनों नया है, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, द स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। Everybody, did you understand the concept of ENSOF product growth share matrix? Yes, sir. एग्जाम्पल लिख के ले रहे कि नहीं लिख के ले रहे आप? लिख के लेना चाहिए आपको, याद नहीं आएगा नहीं तो बस बेटा यही है कहानी आपके ENSOF अंसारी भाई की। और ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन का थोड़ा पढ़ लेते हैं बिकॉज इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चैप्टर 4 में है, तो यहाँ जो है उसको पढ़ लेते हैं। लेट अस रीड दैट। डाइवर्सिफिकेशन रिफर्स टू ए ग्रोथ स्ट्रेटजी, बताया हमने आपको, वेयर अ बिजनेस मार्केट्स न्यू प्रोडक्ट्स इन द न्यू मार्केट। इट इज अ स्ट्रेटजी बाय स्टार्टिंग अप और acquiring business outside the company's current products and markets. This strategy is risky because it does not rely on either the company's successful products or its position in the established markets. आपके लिए पूरा नया है, ना कोई नॉर्थ कोरिया में महिंद्रा को जानता है, ना महिंद्रा को पता है कि नॉर्थ कोरिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगा नहीं चलेगा। ऑब्वियसली उन्होंने लैंडस्केप स्टडी तो किया ही होगा, उसके बाद ही इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। आनंद महिंद्रा ने कच्ची गोटियां भी नहीं खेली है, उन्होंने भी काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है इंडिया में। तो भैया बहुत सोच समझ करके कदम रखा है, लेकिन यस रिस्की तो है। टिपिकली द बिजनेस इज मूविंग इन टू मार्केट्स इन विच इट हैज़ अ लिटिल और कंप्लीटली नो एक्सपीरियंस। क्या आप देखना चाहोगे महिंद्रा का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कैसा दिखता है? बहुत कॉमेडी है, लेकिन उधर के लोगों को वैसा पसंद है तो उन्होंने बना दिया वैसे।
ये देखिए, ये है महिंद्रा की इलेक्ट्रिक बाइक्स। जरा इसका शेप देखिए बीच में, नाम भी क्या है इसका, महिंद्रा गेंजे, कुछ ऐसा नाम है। ये बिकता है नॉर्थ कोरिया में। क्या आपको पता भी था महिंद्रा कुछ ऐसी गाड़ियां भी मैन्युफैक्चरिंग करता है? हम्म? उनकी परसेंटेज थी तो क्या करिए अभी वो नॉर्थ कोरिया के लोगों की। क्या करे भैया, जैसा मार्केट है वैसा, जैसा देश वैसा बेस वाली बात। ये देखो वो भी अजीबोगरीब है, ये भी अजीबोगरीब है। ऐसा ही है सब। ये देखो, ये आंटी ये अंकल मस्त मजे कर रहे वो बाइक पे उधर। पर हम खेलने में भी ऐसी गाड़ियाँ ये महेंद्र को पता है भैया इंडिया में इनकी इज्जत निकल जाएगी, तो उन्होंने नॉर्थ कोरिया में इसके मैन्युफैक्चरिंग चालू कर। बट ठीक है भैया, ये हटकर सोचने की भी ताकत चाहिए आप में, है कि नहीं, कि भैया नॉर्थ कोरिया मार्केट, भैया कोई सोच रहा है वहां जाके मैन्युफैक्चरिंग करे, इट्स गुड। बट गाड़ियों का शेप कुछ अलग ही है। दैट्स इट। तो एनसॉफ का मैट्रिक्स बेटा यहाँ पर खत्म होता है। 4 स्ट्रेटेजी, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट सीख जाओगे और अगर आप एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, तो तुम अपने पापा को सजेशन दोगे, पापा ये करो, पापा वो करो। पापा बोलेंगे चल हट, तुझे क्या पता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपको क्या क्या पता है, बिकॉज आपकी अभी उम्र छोटी है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी हो जाएगी, है ना बेटे। यही तो अपने सीए के सिलेबस का मजा है, कि छोटी उम्र में आपको मैच्योरिटी वाली सोच दी जाती है। दैट इज़ व्हाट इट इज़। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रह गई, ये जो एनसॉफ हम बोल रहे हैं बेटा, इनका नाम है आइगोर एनसॉफ। ये नाम आपने नहीं भूलना है, नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाईलाइट भी कर रहा हूँ, आइगोर एनसॉफ। ये आपने लिखना है, IGORANS, तो अंसारी भाई लिख के आएंगे, मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। आइगोर एनसॉफ इन्होंने बनाया है ये मैट्रिक्स। सो दैट्स इट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट ग्रोथ। एक बच्चे ने कुछ चैट बॉक्स में भेजा है मेरे को, मैंने स्टार्ट कर दिया पापा को बोलना। ओहो हो, रिद्धि जी कह रही है कि हमने हमारे पापा को जो है वो कहना स्टार्ट कर दिया है, सजेशन देना स्टार्ट कर दिया। तो रिद्धि जी आपको क्या एक्सपीरियंस आ रहा है? रिद्धि जी क्या एक्सपीरियंस आ रहा है? सुन रहे हैं। वही करना के लिए वो उनकी सोच है। But it's good. But it is good that you give suggestion, because when you give suggestion, you look at a business, you are practically applying what you are learning. बेटा लर्निंग का तो तभी मजा है ना जब प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करो, है नहीं तो आइगोर एनसॉफ तो बोल के चले गए, तुमने अप्लाई नहीं करा तो क्या मजा है। ये दूसरे लोग तो अप्लाई कर लेंगे, अपन बस बजाते रह जाएंगे, ये वाली बात है। एडीएल मैट्रिक्स हम थोड़ा बाद में करेंगे, G9 सेल भी बाद में करेंगे। अब आ जाते हैं बेटे आपके फेवरेट स्वॉट एनालिसिस पर। एक बार रिवोल्ट मोटर्स को देख लेते हैं क्या स्थिति चल रही है उधर। 19 मिनट्स आर लेफ्ट, गुड। स्वॉट एनालिसिस की बात करेंगे, तो आप ही मुझे बताइए, क्या आपने कभी इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वॉट एनालिसिस? तो बताइए जी, क्या सुना है आपने इसके बारे में? ओके, चलिए। बहुत बढ़िया। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा यूजिंग स्ट्रेंथ्स टू मिनिमाइज वीकनेस, तो मतलब अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने को और थ्रेट्स को कम करने को, थ्रेट्स को मिनिमाइज। ये कॉन्सेप्ट अधूरा है, मैं कह रहा हूँ आपको, बिकॉज इसके आगे हमको अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है बेटा, दैट इज टॉस एनालिसिस, विच इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ टॉस, मतलब एग्जैक्टली उल्टा है, उसका स्पेलिंग आता है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें स्वॉट एनालिसिस के रिलेटेड। सबसे पहले तो आप ये समझ लो दैट स्वॉट एनालिसिस इज अ सिचुएशनल एनालिसिस। फिर से एक बार, स्वॉट एनालिसिस इज अ सिचुएशनल एनालिसिस। अगर किसी कंपनी को कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अगर किसी सर्विस इंडस्ट्री को कोई नया सर्विस स्टार्ट करना है, अगर किसी बिजनेस को, अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसे एक नया बिजनेस शुरू करना है, उस केस में किया जाता है स्वॉट एनालिसिस। उसमें स्वॉट आपका जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है बेटा,
ये वाले जो कंपोनेंट्स है दीज आर योर इंटरनल फैक्टर्स, डू यू एग्री? यस। और ये जो है ये कौन से फैक्टर्स है आपके? एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो आपका कंट्रोल किस पर है? फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल के इंटरनल? इंटरनल कंट्रोल्स पर, फैक्टर्स पर आपका जो है कंट्रोल है। इसीलिए स्वॉट एनालिसिस करना जरूरी है। आप जो इंडस्ट्री लैंडस्केप आपने किया उसके बाद इन सभी टूल्स का आपको इस्तेमाल करना होता है नया धंधा चालू करने से पहले। और स्वॉट एनालिसिस कंपनी एज अ होल भी किया जाता है और एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए भी किया जाता है स्वॉट एनालिसिस। अब इसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट का एक बाकायदा ऑफिशियल डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं और फिर एक एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आ जाएगा। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेसिटी of organization which it can use to gain strategic advantage over its competitors, मतलब आपकी कोर कॉम्पिटेंसी कह लो। वीकनेस, अ वीकनेस इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इनहेरेंट? ऑडिट का वर्ड है। इनहेरेंट का मतलब इंटरनल होता है। जरा सोच के बताओ इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? इनहेरेंट का मतलब है जो आपके साथ लॉन्ग टर्म रहने वाला है, जो पहले से है और जो रहने ही वाला है, उसको क्या बोलते हैं? इनहेरेंट। व्हाट डू वी कॉल इट? इनहेरेंट। जैसे ऑडिटिंग के होते हैं ना इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? तो उधर क्या सीखा? इनहेरेंट लिमिटेशन मतलब ऑडिटिंग में वो हमेशा रहने ही वाला है। इट इज हैविंग अ परमानेंट नेचर। इनहेरेंट का मतलब होता है परमानेंट नेचर। ऑडिटिंग आप करें, ऑडिटिंग मैं करूं, ऑडिटिंग दिल्ली में पढ़ाया जा रहा है, ऑडिटिंग कन्याकुमारी में पढ़ाया जा रहा है, लिमिटेशंस विल बी सेम, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। उसी तरीके से इसी स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात यहाँ पर बोली गई है। अ वीकनेस इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन, जो मतलब आप में पहले से है और वो रहने ही वाली है, or a constraint of the organization which creates strategic disadvantage to it. What is an opportunity? An opportunity is a favorable condition in the organization's environment which enables it to strengthen its position, मतलब मार्केट में आने वाली अपॉर्चुनिटी। सिंपल। थ्रेट क्या है? A threat is an unfavorable condition in the organization's environment which causes a risk or damage to the organization's position. अब थ्रेट हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसी, थ्रेट हो सकता है आपका कंपेटिटर, थ्रेट हो सकता है मार्केट में कुछ नया डेवलपमेंट हो गया, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। और अपॉर्चुनिटी भी एक्सटर्नल है, स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी इंटरनल है। अब एक बहुत बढ़िया सा सिंपल एग्जांपल लेंगे और आपको समझेगा कि कैसे स्वॉट एनालिसिस हमको यूज आ सकता है। ठीक है, तो विल क्रिएट एन एग्जाम्पल। ठीक है, वी विल क्रिएट एन एग्जाम्पल एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट। सो एग्जाम्पल है, अब देखिए यहाँ पर हमारा ग्रुप है, आपका और हमारा ग्रुप है, और हमारे स्टार्टअप का नाम है अफलातून प्राइवेट लिमिटेड। हमारा नाम है अफलातून प्राइवेट लिमिटेड। अफलातून प्राइवेट लिमिटेड, वी आर अ स्टार्टअप। ठीक है, वी आर अ स्टार्टअप। हमारा प्रोडक्ट क्या है? हमने कुछ तो सॉफ्टवेयर बनाया है। ठीक है, ओके। अब हमको फंडिंग चाहिए, वी वांट फंडिंग, तो यहां लिख देता हूं वी आर इन नीड ऑफ फंडिंग, नीड ऑफ फंडिंग। अब क्या होता है, नासिक में हमारा स्टार्टअप है, और नासिक का लोकल न्यूज़पेपर कौन सा है रे? लोकमत है क्या उधर? यस। तो नासिक के अपने लोकल न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है कि फॉरेन के कुछ तो इन्वेस्टर नासिक में आने वाले हैं, और वो चाहते हैं कि नासिक के जितने भी स्टार्टअप है वो उनसे आकर मिले, उनका इंटरव्यू ये इन्वेस्टर लेंगे, और उस इंटरव्यू में जो उनको अच्छा लगेगा उनको वो फंडिंग देने वाले हैं। ऐसा न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आती है। अब हमने ये सब एडवर्टीजमेंट पढ़ी, क्या ये एडवर्टीजमेंट हमारे लिए रिलेवेंट है? यस। क्या ये हमारे लिए रेलेवेंट है? हाँ, डेफिनेटली है। अब इस एडवर्टीजमेंट पे हमको काम करके वी वांट दैट फंडिंग टू बी विथ अस। हम चाहते हैं किसी भी कीमत पर वो फंडिंग हमें मिले, बिकॉज वी आर इन डेस्परेट नीड ऑफ फंड्स, अगर हम अपनी कंपनी को एक्सपांड करना चाहते हैं। अब ये एक सिचुएशन है, इसमें स्वॉट एनालिसिस कैसे करेंगे ज़रा देखिए। कुछ चीज़ों को हम अज्यूम करेंगे और फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और क्यों स्वॉट एनालिसिस अधूरा है ये भी आपको पता चलेगा।
सबसे पहले हम यहाँ पर अपने वो 4 बातों को मैं लगा देता हूँ इधर, एंड देन विल लिस्ट इट डाउन अकॉर्डिंगली। यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रेंथ, यहाँ पर लिखेंगे वीकनेस, यहाँ पर लिखेंगे अपॉर्चुनिटी और यहाँ पर लिखेंगे थ्रेट। इज द मैट्रिक्स प्रॉपरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अभी लेट अस फोकस ऑन स्ट्रेंथ। हम अभी सिचुएशन का एनालिसिस करें। हमारे सामने सिचुएशन क्या है कि हमको फंडिंग चाहिए और फंडिंग का अपॉर्चुनिटी मार्केट में आया है। इन्वेस्टर खुद चल के नासिक तक आया, नहीं तो हमको जाना पड़ता था बैंगलोर, बोस्टन, किधर किधर जाना पड़ेगा। इन्वेस्टर खुद चल के आया है और खुद ही कह रहा है कि भैया आओ, अपना जो बिजनेस प्लान हमें दिखाओ और हमको अच्छा लगे तो हम फंडिंग करेंगे आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम बैठकर कर रहे हैं अपने बोर्ड रूम में, आप और हम सब बैठकर कर रहे हैं स्वॉट एनालिसिस। नाउ दिस इज अ सिचुएशन। स्वॉट एनालिसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो बहुत रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि हमारी स्ट्रेंथ है हमारा बिजनेस प्लान। हमारा ऐसा बिजनेस प्लान है जो बहुत यूनिक है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। और दूसरा हमारा स्ट्रेंथ है हमारा प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट हमने मार्केट में लाया जो इंडिया में किसी के पास नहीं है, और ये बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है। और हमने इस पर अच्छा रेवेन्यू मॉडल भी बनाया है जो आज तक किसी ने नहीं करा, तो कंपनी जल्दी प्रॉफिट में आ जाएगी। ऐसा हमारा बिजनेस प्लान है। तो ये पॉइंट हमारा स्ट्रेंथ है। बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? यस। तो आप मेरे साथ बने रहिए, बस लास्ट में इसका निकालेंगे कंक्लूजन। तो ये 2 चीजें हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी क्या है मार्केट में आने वाली? फंडिंग। क्या फंडिंग अपॉर्चुनिटी है? यस, फंडिंग बाय इन्वेस्टर। फंडिंग बाय इन्वेस्टर। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दैट वी वांट। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट वीकनेस। हमारी सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि हम में से कोई भी अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकता। वी आर वेरी गुड थिंकर्स, बट वी आर नॉट गुड प्रेजेंटर्स। तो वीक प्रेजेंटेशन ये हमारी वीकनेस है। हमने एक्सेप्ट करना चाहिए इसको। हमने चर्चा करी और ये रियलाइजेशन निकल कर क्या है कि हम में से किसी को भी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन देते नहीं आता। तो हमारी वीकनेस क्या है? वीक प्रेजेंटेशन स्किल। वीक प्रेजेंटेशन स्किल। और एक और वीकनेस है अभी हमारे पास, क्या? नो क्लाइंट्स एज ऑफ नाउ। हमने प्रोडक्ट बनाया है, हमने जैसे तैसे करके पैसे जुगाड़ करके सॉफ्टवेयर तो बना लिया, लेकिन अभी तक इसको बेच नहीं पाए। तो कोई क्लाइंट का फीडबैक नहीं है हमारे पास। तो हमारी वीकनेस ये है कि हमने अभी तक किसी को प्रोडक्ट बेचा ही नहीं हमने अभी तक। तो नो फीडबैक ऑफ द प्रोडक्ट। देयर इज नो फीडबैक ऑफ प्रोडक्ट। ये सिचुएशनल एनालिसिस है, एक सिचुएशन से सीमित एनालिसिस है। तो हमारे पास कोई प्रेजेंटेशन करने के लिए बढ़िया बंदा नहीं है, और दूसरा हमारे पास कोई फीडबैक नहीं कि हमारा प्रोडक्ट लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे। हमको लग रहा कि बहुत बढ़िया है, लेकिन लोगों ने इसको टेस्ट नहीं करा, क्योंकि हमने इसको किसी को बेचा ही नहीं है आज। तो क्या करें फिर? ठीक है, स्वॉट एनालिसिस केवल एनालिसिस करके देता है, आगे क्या करना ये बताता ही नहीं है। आगे देखो, T स्टैंड्स फॉर थ्रेट। क्या लग रहा है आपको अभी हमारे लिए थ्रेट क्या होगा? व्हाट विल बी द थ्रेट इस सिचुएशन में? नहीं, करेक्ट। इंटरव्यू के लिए तुम अकेले जाने वाले हो क्या? ना, तुम अकेले स्टार्टअप हो नासिक में, और भी तो बहुत सारे स्टार्टअप है ना। सो ऑल अदर इंटरव्यूइज आर द थ्रेट। ऑल अदर इंटरव्यूइज। आपको समझ में आ गया? बाकी भी तो स्टार्टअप आएंगे ना इंटरव्यू देने के लिए, तो वो हर स्टार्टअप जो आया बेटा वो आपके लिए थ्रेट है। बिकॉज अगर उसका प्रेजेंटेशन आपसे बेहतर हो गया तो फंडिंग उसको मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। ये थ्रेट क्या आपके लिए एप्लीकेबल होता है? तो देखिए, बातों ही बातों में हमने इसी स्टार्टअप के सिचुएशन का आपके सामने यहीं पर कर दिया स्वॉट एनालिसिस। लेकिन स्वॉट एनालिसिस की एक सबसे बड़ी कमी यह है कि ठीक है एनालिसिस कर लिया, अभी आगे क्या करूं मैं? ये मुझे समझ तो गया, लेकिन क्या करना ये स्वॉट एनालिसिस नहीं बताता। ये बताता है आपको टॉस एनालिसिस कि आगे क्या करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं जहां पर स्वॉट एनालिसिस खत्म होता है वहीं पर टॉस एनालिसिस की शुरुआत होती है। तो स्वॉट एनालिसिस इज एन एनालिसिस टूल,
इट गिव्स सम स्ट्रैटेजीज बट नॉट ऑल द स्ट्रैटेजीज। आपने जब जब कभी भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, आपने उसको इसी तरीके से पढ़ा होगा कि स्ट्रेंथ बताता है, लिमिटेशन बताता है, अपॉर्चुनिटी बताता है, थ्रेट बताता है, अरे लेकिन आगे क्या क्या करने का कौन बताएगा? तो टॉस एनालिसिस बताता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वॉट एनालिसिस? यस सर। अभी यहाँ पर हमको एग्जाम के एंगल से दो इंपॉर्टेंट आंसर करना है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा कैसा आ सकता है इस पे, व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस। तो इंपॉर्टेंस वाला आंसर हम करेंगे। व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस, व्हाट द स्ट्रैटेजीज गिवन बाय स्वॉट एनालिसिस, वो भी हम अभी करेंगे। सो लेट अस गो टू दैट पार्ट। ये हुआ कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द क्वेश्चंस दैट विल कम इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ आ जाएंगे हम नोट्स पर। ये देखिए, टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज एज सजेस्टेड बाय स्वॉट एनालिसिस। ये सजेशन है, लेकिन मेरे मुताबिक ये एकदम ऐसे ओवरव्यू है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर कोई स्ट्रैटेजी स्वॉट एनालिसिस नहीं बताता। नाम है उसका स्वॉट एनालिसिस, इट इज ओनली एनालिसिस। स्ट्रैटेजी के नाम पर कुछ भी देता है, मजा नहीं है उसमें। और बेटा अगला आंसर जो हमको करना है दैट इज दिस पार्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस। 2 से 3 अटेम्प्ट पहले एक क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन में, व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड अंडरटेक स्वॉट एनालिसिस। ऐसा क्वेश्चन था, व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड अंडरटेक स्वॉट एनालिसिस। इसका आंसर यही था, सिग्निफिकेंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस। इसके कुछ 2-3 नाम मैं आपको बता दूं। सिग्निफिकेंस को हम कह सकते हैं एडवांटेजेस, उसको हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंस। समझ में आ गया? तो इसकी जगह अगर इन शब्दों को ही हेर फेर कर दे तो आंसर विल बी दिस, व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड अंडरटेक स्वॉट एनालिसिस, बिकॉज ये फायदे आपको मिलते हैं। ये ऐसा इंटरप्रिटेशन का आंसर था। तो काफ़ी बच्चों को लगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, लेकिन बेटा व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन विल गो फॉर स्वॉट एनालिसिस, बिकॉज दीज 3 आर द बेनिफिट्स। सिंपल है। तो इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। EIS में जो क्वेश्चन आने हैं ना, दोज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन ये ऐसे में ऐसा ट्विस्ट करके आपको सवाल को निचोड़ कर देते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो SM है ना, इसमें सिलेबस छोटा है, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन आपको बहुत तगड़ा देना पड़ता है, एग्जाम्पल तगड़े देने पड़ते हैं, बिकॉज केस स्टडीज आपको करना है। करेंगे हम धीरे धीरे सारी केस स्टडीज। केस स्टडीज के लिए चैप्टर 4 है, 5 है, 6 है, उधर भर भर के केस स्टडीज है, तो वहाँ से करेंगे। चलिए सबसे पहले आते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजीज बताता है स्वॉट एनालिसिस। तो बेटा उन्होंने बताया कि 4 तरह की स्ट्रैटेजी बताता है स्वॉट एनालिसिस। पहली है कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, उसके बाद है आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, तीसरी है फंक्शनल लेवल और चौथी है ग्लोबल स्ट्रैटेजी। नाउ देखो, इसको अलग से बेटा एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 में। कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज इज योर चैप्टर 4, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज इज योर चैप्टर 5, माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल की स्ट्रैटेजीज आएंगी। फंक्शनल लेवल इज योर चैप्टर नंबर 6। तो जब हमको पूरा की पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, तो वाई टू वेस्ट टाइम इन जस्ट रीडिंग 3-4 लाइन्स, पूरा चैप्टर ही पढ़ लेंगे बहुत बढ़िया तरीका से। एंड ग्लोबल स्ट्रैटेजी, क्या ग्लोबल स्ट्रैटेजी इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है हमको? ये देखो, लास्ट कॉन्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन ही है। सो बेसिकली स्वॉट एनालिसिस में आपको सिर्फ स्ट्रैटेजीज के नाम लिख के आना है। क्या क्या? कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल, बिजनेस लेवल, ग्लोबल स्ट्रैटेजीज। ग्लोबल स्ट्रैटेजी, फंक्शनल स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। एंड बिलीव मी, एक बार ये चैप्टर हो जाएंगे ना, इधर 3 लाइन लिखी है, तुम 10 लाइन लिख के आओगे, बिकॉज तुमको पता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी क्या होता है। सो वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस, एनीवेज वी हैव टू डू इट, सो विल डू देयर ओनली। तब मैं आपको क्रॉस रेफरेंस करा दूंगा कि देखो आपको उधर हमने वो सिखाया था ना, अभी ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तो इसका छोटा समरी वहाँ लिख देना एंड द मैटर विल बी ओवर। आपको स्मार्ट स्टडी करना सीखना है। एवरीथिंग शुड नॉट बी स्टडीड, यू हैव टू स्टडी दोज थिंग विच आर रेलेवेंट, और जो रिपीटेटिव है उसमें से रिपीटेशन को हटा दो। रिपीटेशन के लिए जैसे हम लगाते हैं ना, लूप लगाते हैं फ्लो चार्ट में, ऐसा लूप आपको सिलेबस में भी लगाना है कई जगह पर। अगर ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कहीं पर आगे है तो उसको आगे पढ़ लेंगे, और जब आगे पढ़ लेंगे तो यहाँ पर लिखने के लिए कंटेंट मिल जाएगा, उतना टाइम हमारा बच जाता है।
ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज याद रखिए, 4 तरह की स्ट्रेटजीज है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल एंड ग्लोबल लेवल। अब चलते आंसर पर। सिग्निफिकेंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट आंसर, ये आ गया है एक बार और इसको बिल्कुल अलग ढंग से पूछा गया था तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस, क्यों अच्छा है स्वॉट एनालिसिस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक्स स्वॉट एनालिसिस। चलिए, पहला पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स ए लॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस, इट प्रेजेंट्स ए कंपैरेटिव अकाउंट एंड इट गाइड्स द स्ट्रेटजी आइडेंटिफिकेशन। तो पहला पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स ए लॉजिकल फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क का मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड। फ्रेमवर्क को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं और यहां पर लिखता हूं स्टैंडर्ड फॉर रेफरेंस। स्टैंडर्ड फॉर रेफरेंस। मुझे बताइए, क्या आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके एक फ्रेमवर्क है? क्या आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एक फ्रेमवर्क है? हाँ या ना? अरे बच्चे कहाँ चले गए? यस। तो उसी तरीके से स्वॉट एनालिसिस भी एक क्या है? इट इज अ फ्रेमवर्क ओनली। इट इज अ फ्रेमवर्क ओनली, कि जिसको देख करके आप आगे स्ट्रेटजीज बनाने वाले हो। आगे बनाने वाले हो तो बेटा आप टॉस एनालिसिस का यूज करोगे, लेकिन टॉस एनालिसिस का बेस तो स्वॉट एनालिसिस ही है। सो इट इज अ फ्रेमवर्क। ये आपको पूरा पिक्चर बना के देगा कि ये आपके कंपनी का मिरर है, अभी देखो क्या करना है इसमें आगे। जैसा हमने अभी वो इंटरव्यू के केस में करा, हमको पता चला हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। अब अकॉर्डिंगली वी विल एक्ट। सो इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस। आगे कंपैरेटिव अकाउंट। क्या स्वॉट एनालिसिस में इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स का कंपैरिजन होता है? यश कुछ हाथ बेटा आपने हाथ रेस करा, बताइए क्या हो गया? मेरे को आवाज नहीं आई क्या? मैं आई एम नॉट। फ्लैश सेल, रिवोल्ट का फ्लैश सेल। ओ हो वेरी गुड, मैं देख लेता हूँ। ओहो 24 सेकंड रह गए, क्या बात है। 1-2 सेकंड के लिए हम रुक जाएंगे। शैल वी वेट फॉर 2 मिनट्स? सो चलिए, वी आर बैक। नाउ वी हैव सम ब्रीदिंग टाइम एंड विल कंप्लीट प्रॉपर्ली। इट प्रेजेंट्स अ कंपैरेटिव अकाउंट। कंपैरेटिव अकाउंट कैसे? क्या आपको स्वॉट एनालिसिस में कुछ कंपैरिजन मिलता है? क्या कंपैरिजन मिल रहा है आपको इधर? व्हाट कंपैरिजन इट इज प्रोवाइडिंग यू स्वॉट एनालिसिस? क्या इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है क्या इधर? यही तो है कंपैरिजन, कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या हमारे कंट्रोल से बाहर है। फंडिंग मिलना ना मिलना, अभी ये जो डिसीजन है ये तो अल्टीमेटली किसका है? इन्वेस्टर का है। तो दैट इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल। थ्रेट्स, हम किसी को बोल सकते क्या? मैं तेरे को चॉकलेट दूंगा तो इंटरव्यू के लिए मत आना, मेरे को चाहिए फंडिंग, तू नहीं आना, ऐसा बोल सकते क्या आप? ये बच्चों वाली बात है, ये नहीं बोल सकते आप, ये आपके हाथ के बाहर है। वॉट अबाउट योर स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी बात है। अब इस वीकनेस को कैसे कवर करोगे आप? आपके पास कोई, आप में से तो कोई प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, तो क्या करेंगे फिर? क्या हम किसी आउटसाइड पर्सन को हायर कर सकते हैं प्रेजेंटेशन करने के लिए? डेफिनेटली वी कैन हायर हिम, वी कैन पे हिम अ गुड अमाउंट। क्या पता कि ये इन्वेस्टमेंट हमको बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए, तो हम उसको बोलेंगे लो भैया तेरे को 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तेरे को दे दिया, चल 2 घंटे के 25,000 दिया तेरे को। 25,000 इज़ अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। वैसे अगर प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी है तो इट इज़ वर्थ इट। तो अच्छा प्रेजेंटेशन दे, हमको फंडिंग मिलना ही चाहिए। तो इस तरीके से आप वीकनेस को कवर कर सकते हो। तो इट प्रोवाइड्स अ कंपैरेटिव अकाउंट बिटवीन योर इंटरनल फैक्टर्स एंड योर एक्सटर्नल फैक्टर्स। और इसका ऐसा कहना है, और मैं इससे पर्सनली एग्री नहीं करता, बट ठीक है अब सिलेबस में है तो अपने को ऐसा लिखना है। इट गाइड्स द स्ट्रैटेजी, द स्ट्रैटेजिस्ट इन स्ट्रैटेजी आइडेंटिफिकेशन है। देखते क्या होता है। SWOT analysis guides the strategist to think of overall position of organization that helps to identify the major purpose of the strategy under focus। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है ये बताता ही नहीं है ना SWOT एनालिसिस, इसीलिए तो पसंद नहीं है अपने को। लेकिन SWOT एनालिसिस को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, बिकॉज जब तक SWOT एनालिसिस नहीं होगा टॉस एनालिसिस काम नहीं करेगा। जब तक SWOT एनालिसिस नहीं होगा टॉस एनालिसिस आगे काम नहीं करेगा।
इसीलिए बेटा हम अगली कॉन्सेप्ट जो देखने वाले दैट इज द टॉस एनालिसिस, बिकॉज वो इसी से रिलेटेड है, इमीडिएट रिलेशन इन दोनों के बीच में। एग्जाम के एंगल से इसमें इतना ही इंपॉर्टेंस है। सर एग्जाम में हमको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा क्या? बेटा ये तो हमने गूगल इमेज लगाई है यहाँ पर, मेरा रिकमेंडेशन है आप एग्जाम में ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लेना। स्वॉट एनालिसिस, यहाँ पर ऐसा एरो करके लिखना इंटरनल फैक्टर्स, यहाँ पर एरो करके लिखना एक्सटर्नल फैक्टर्स, दैट इज इट। छोटा सा क्यों ना हो, सिंपल डायग्राम ऑलवेज क्रिएट्स अ प्रेजेंटेशन, बढ़िया सा इम्पैक्ट होगा आपका एग्जामिनर पर, और हो सकता है कि आपको थोड़े से सही मार्क्स दे दे। ये डायग्राम मत ड्रॉ करना बेटा, ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम दैट यू शुड ड्रॉ। गेटिंग दिस? स्वॉट एनालिसिस सबको समझ में आया? Yes, sir. ग्रेट। अभी टॉस एनालिसिस को चालू करने से पहले मनोरंजन कर लेते हैं, बिकॉज टॉस एनालिसिस एक बार स्टार्ट किया तो मैं उसमें बीच में रुक नहीं पाऊंगा फिर। तो बताइए, सिद्धि देवांग का आज चांस है, राइट? सिद्धि जी प्रिपेयर कर लिया बेटा आपने? वाह वाह वाह, तैयारी देख रहे हो बच्ची की, एकदम जोरदार। सो वी विल वेट फॉर अ ब्रेक। Yes. सो वी आर बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। अब बात करेंगे भैया टॉस एनालिसिस की। इस डायग्राम के देखिए ज़रा, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर करना है, ये गलती से यहाँ पर प्रिंट हो गया है इंटरनल एलिमेंट्स, ये यहाँ पर इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल एलिमेंट्स आएंगे, इट इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एलिमेंट्स इंटरनल एलिमेंट्स, मतलब मोटा मोटी तौर पर स्वॉट जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा और प्रैक्टिकल है, बिकॉज यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज को बताया गया है। ज़रा देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस, मार्केट में आने वाली अपॉर्चुनिटी एंड उसके थ्रेट्स, मतलब स्वॉट एनालिसिस का बेस तो है, लेकिन अभी कॉम्बिनेशन में है। अभी यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रेटजीज के नाम दिख रहे, जिसका नाम है मैक्सी मैक्सी, मिनी मैक्सी, मैक्सी मिनी, है ना? ऐसा लग रहा है कि ये स्कर्ट का नाम है कुछ ऐसे, और फिर इधर मिनी मिनी, ये स्ट्रेटजीज है, ये स्ट्रेटजीज का नाम है। मैक्सी मैक्सी, मैक्सी मिनी, मिनी मैक्सी, मिनी मिनी, ऐसा ये ऐसा क्या मनी माऊ, ऐसा कुछ कुछ अलग हो रहा क्या? ये ऐसा क्या हो रहा है? ये मैक्सी मिनी का क्या मतलब होगा? जरा इसको ध्यान से देखना, कुछ कॉम्बिनेशन बनाया है यहाँ पर, समथिंग कॉल्ड एज एसओ। एसओ स्टैंड्स फॉर, एस मतलब इधर स्ट्रेंथ है और ओ मतलब इधर अपॉर्चुनिटी है। हम स्ट्रेंथ को भी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और अपॉर्चुनिटी को भी टैप करके मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं, इसीलिए स्ट्रैटेजी का नाम है मैक्सी मैक्सी। ये कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ है और उसी के अनुरूप अपॉर्चुनिटी मार्केट में आ रही है, तो तुम दोनों को जोड़ के स्ट्रैटेजी बना लो, दोनों को जोड़ के तुम कुछ काम कर लो, और उस जो काम करोगे बेटा उसका नाम होगा मैक्सी मैक्सी स्ट्रैटेजी, मैक्सिमाइज बोथ द थिंग्स। अगर तुम्हारी इंटरनल कुछ वीकनेस है लेकिन मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटी है, तो अपॉर्चुनिटी को तो अपने को मैक्सिमाइज करने का है, लेकिन उसके लिए तुमको वीकनेस को मिनिमाइज करना पड़ेगा। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा आपके सामने कैसे कंपनीज इसको करती है, लेकिन पहले एक बेसिक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए वीकनेस को मिनिमाइज करेंगे, अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज करेंगे, इसलिए नाम है मिनी मैक्सी। इधर क्या है? तुम्हारी स्ट्रेंथ है एंड देयर इज अ थ्रेट इन द मार्केट, तो हम स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करेंगे और थ्रेट को मिनिमाइज करेंगे, तो नाम रखेंगे हम मैक्सी मिनी, मैक्सी मिनी। और जिधर वीकनेस है और मार्केट में थ्रेट भी है, तो भैया तुमको बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए, ये वो वाली सिचुएशन है। क्या नाम है इसका? मिनी मिनी। थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है आपको कि स्ट्रेटजीज का नाम क्या है, किसका किसका कॉम्बिनेशन है? मैक्सी मैक्सी मतलब देखो सिंपल है, स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करेंगे, अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज करेंगे, जो निगेटिव है उसको मिनिमाइज करेंगे, थ्रेट को भी मिनिमाइज करना है और आपको वीकनेस को भी मिनिमाइज करना है। तो जैसा भी कॉम्बिनेशन आ रहा है उस हिसाब से वो मैक्सी मिनी का कॉम्बिनेशन बैठेगा, ठीक है? इस डायग्राम को याद कर ले, गलत नहीं ड्रॉ करना है आपने, गलत नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है? चलिए देखते हैं। अब हर एक क्वाड्रेंट का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखेंगे, और आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसी फॉर्मेट में उसको लिख कर लेंगे,
मैं उसका एक फ़ोटो निकाल कर ग्रुप पर डाल दूंगा, बिकॉज उसी फॉर्मेट में आपको चीज़ें याद भी आएंगी. सो वी विल फर्स्ट फोकस ऑन मैक्सी स्ट्रैटेजी. हम सबसे पहले मैक्सी स्ट्रैटेजी पर फोकस करेंगे और यहाँ पर हम फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे बेटे फ्लिपकार्ट का. और वो कैसे लेंगे जरा यहाँ भी आपको दिखाते हैं प्लेन पेपर पर. तो स्ट्रैटेजी का नाम क्या है? सिचुएशन इज ऑल अबाउट स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी. स्ट्रैटेजी का नाम क्या है? दोनों को मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सी स्ट्रैटेजी का नाम है. एग्जाम्पल किसका लिया है हमने? फ्लिपकार्ट का. इस तरीके से चारों एग्जाम्पल रहेंगे हमारे, तो आपको मतलब एक प्रॉपर हर क्वाड्रेंट का एग्जाम्पल मिल जाएगा. अब देखिए सिचुएशन को एनालाइज कीजिए. सबसे पहले हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे. ठीक है, तो इसका एक टेबल बनाऊंगा मैं यहाँ पर इस हिसाब से. अब लिखिए मत बेटा, मौका दिया जाएगा, टाइम मिलेगा, पहले समझ लो फिर आराम से लिख लेना. फ्लिपकार्ट की स्ट्रेंथ की बात करेंगे सबसे पहले, है ना. इधर लिखेंगे पर्टिकुलर्स. अभी सबसे पहले फ्लिपकार्ट के स्ट्रेंथ की बात करेंगे. अरे गलत हो गया. फ्लिपकार्ट डीमोनेटाइजेशन से पहले की बात कर रहा हूं. डीमोनेटाइजेशन से पहले फ्लिपकार्ट का अपना एक पेमेंट गेटवे था. फ्लिपकार्ट का मतलब यहां पर हम बेसिकली एग्जांपल लेने वाले हैं पेज़िपी का. पेज़िपी ये फ्लिपकार्ट का अपना ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म था. ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म नहीं, सॉरी, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे. सर ये गेटवे क्या होता है? क्या हमने EIS में सीखा है इसको? गेटवे क्या होता है? पेमेंट गेटवे चैप्टर नंबर 4 ई कॉमर्स, कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स में टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स में एक लास्ट कंपोनेंट था पेमेंट गेटवे. याद आ रहा है? Yes, sir. तो पेमेंट गेटवे क्यों यूज होता है? ऑनलाइन पेमेंट सिक्योर तरीके से होना चाहिए, इसीलिए पेमेंट गेटवे का बेटा इस्तेमाल करते हैं. तो डीमोनेटाइजेशन से पहले का सिनेरियो याद कीजिए. उस समय फ्लिपकार्ट का जो पेमेंट गेटवे था पेज़िपी, इट वाज वेरी पॉपुलर. इंडिया में ये बहुत पॉपुलर था. इसका जो सिक्योरिटी था वो 256 बिट इंक्रिप्शन का था. तो मतलब इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे पॉपुलर और सबसे सिक्योर पेज़िपी को ही माना जाता था. तो इसकी स्ट्रेंथ क्या थी? वी आर इन द सिचुएशन बिफोर डीमोनेटाइजेशन. तो इसकी स्ट्रेंथ क्या थी? लार्ज कस्टमर बेस, और बहुत सारा कस्टमर ऑलरेडी इसके साथ जुड़ चुका था. लार्ज कस्टमर बेस. और स्ट्रेंथ क्या थी? स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी. स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी, ये कुछ उसके स्ट्रेंथ्स में फॉर्म शामिल थे. एंड यस, मार्केट गुडविल, मार्केट में इसकी गुडविल भी बहुत अच्छी थी. तो एक ब्रांड था पेज़िपी. मतलब हर जो नई वेबसाइट बनती वो पहले पेज़िपी को ही प्रेफरेंस देते कि पेज़िपी को लगाएंगे हमारे वेबसाइट पे एज अ पेमेंट गेटवे. तो धंधा बहुत अच्छा चल रहा था. तो ये इनका स्ट्रेंथ था. अच्छा कस्टमर बेस, मार्केट में गुडविल है और स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन, इनके पास टेक्नोलॉजी है. ये इसकी स्ट्रेंथ थी. अब मार्केट में बेटा हुआ डीमोनेटाइजेशन. डीमोनेटाइजेशन होने पर मार्केट में डिजिटल पेमेंट्स की अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई. मार्केट्स में जनरेट हो गई अपॉर्चुनिटी. जैसे ही डीमोनेटाइजेशन हुआ तो मार्केट में कुछ नया अपॉर्चुनिटी आया. क्या? डिजिटल पेमेंट्स. डिजिटल पेमेंट बीइंग प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट. डिजिटल पेमेंट बीइंग प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट. बिकॉज डीमोनेटाइजेशन के बाद लोगों के पास से कैश खत्म होने लगी. छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के लिए लोगों को अब डिजिटल पेमेंट्स की नीड होने लगी. और उस समय पर कोई ऐसा दूसरा एप्लीकेशन इतना पॉपुलर नहीं था कि लोगों की इस नीड को सेटिस्फाई करे. आप बोलोगे सर पेटीएम था ना. पेटीएम था, लेकिन लोगों को इतना यूज टू नहीं था. अगर आपने डीमोनेटाइजेशन का समय देखा है, नहीं देखा है, हम सब ने उसको विटनेस किया है. और क्या था अपॉर्चुनिटी मार्केट में? अवेयरनेस अमंग पीपल. अवेयरनेस अमंग पीपल. अवेयरनेस अमंग पीपल रिगार्डिंग डिजिटल पेमेंट्स. रिगार्डिंग डिजिटल पेमेंट्स. और आपको अभी जानकर शॉक लगेगा कि जिस
प्रोडक्ट का मैं नाम लिखने वाला हूँ, वो प्रोडक्ट आप भी आज यूज़ करते हो। और देखिए, फिर फ्लिपकार्ट ने सोचा यार हमारे पास स्ट्रेंथ, मतलब हमारे पास एक ऑलरेडी अच्छा पेमेंट गेटवे है, हमारा मार्केट में गुडविल भी है, और हमारे पास स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है, और मार्केट में डिजिटल पेमेंट का अपॉर्चुनिटी आया है। डिमोनेटाइजेशन की वजह से मार्केट में पूरे इंडिया में अब डिजिटल पेमेंट्स की धूम मची है, तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू डू समथिंग। अभी नहीं पकड़ पाएंगे तो कोई और कर लेगा। और फिर उन्होंने सोचा कि लेट अस डू द मैक्सी स्ट्रैटेजी, और अपने इसी मैक्सी स्ट्रैटेजी में इन्होंने इन दोनों को कंबाइन किया, और इन दोनों को कंबाइन करके उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जिसको आप आज फोन पे के नाम से जानते हो। डू यू नो फोन पे? पता है नहीं पता है आपको? और आपने यूज भी किया होगा। तो फोन पे फ्लिपकार्ट का ही प्रोडक्ट है, और फोन पे का पहले नाम था पेजिपी, ये उसी का बच्चा है। तो अपनी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज करके उन्होंने समय रहते फोन पे को लॉन्च किया। अगर आप जाकर देख लोगे कि फोन पे पॉपुलर कब हुआ, तो डीमोनेटाइजेशन के बाद ही हुआ। तो ऐसा आपको स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट काम में आता है जब आपको स्ट्रैटेजीज बनानी होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ टॉस एनालिसिस इज मोर प्रैक्टिकल देन स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस इज होमवर्क, टॉस एनालिसिस इज अबाउट परफॉर्मेंस। तो देखिए कैसे आपने अपनी स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी के साथ मिक्स करके प्रोडक्ट जो लॉन्च किया है, और वो आज इतना पॉपुलर है कि मुझे लगता है इंडिया का वन ऑफ द फेमस प्लेटफॉर्म्स बन चुका है फ़ोन पे। काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स, हर आपको गली नुक्कड़ रिक्शा वाला है ना, सब्जी वाला भी फ़ोन पे से पेमेंट लेता है। क्या आपने भी बहुत बार उसको यूज़ किया है? सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द मैक्सी स्ट्रेटेजी। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है आपको? इसी फॉर्मेट में बेटा आप एग्जाम्पल को लिखोगे ना, तो सही से एग्जाम्पल और उस कॉन्सेप्ट का मतलब आपको समझ में आएगा। एक काम करते हैं, एक और स्ट्रेटेजी का एग्जाम्पल लेते हैं, बिकॉज आज उतना ही कवर हो पाएगा। जैसे हमने ये मैक्सी लिया, अभी हम एक काम करेंगे, ये मिनी मैक्सी का एग्जाम्पल लेंगे। मिनी मैक्सी का एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज दिस वन, ये वाला WO मिनी मैक्सी, ये वाला एग्जाम्पल लेंगे। एंड देन एंड द क्लास फॉर टुडे। और जो फॉर्मेट है लिखने का वो मैं आपको ग्रुप्स पर डाल दूंगा। जो बच्चे इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में या पेन ड्राइव में या वर्चुअल सेंटर्स पर देखेंगे, यू कैन जस्ट आस्क और पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट डाउन द कंटेंट आउट देयर। ये है पूरा कंटेंट मैक्सी स्ट्रेटजी का। अभी समय है मिनी मैक्सी। मिनिमाइज किसको करना है? वीकनेस को। मैक्सिमाइज किसको करना है? अपॉर्चुनिटी को। सो नाउ लेट अस डू दैट। सभी बच्चों से मेरा सवाल है, क्या आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अभी जरा जादू करता हूं मैं। जादू। अभी सिर्फ कंटेंट बदल लेंगे, इधर फॉर्मेट वही रहेगा अपना। अभी स्ट्रेटजी का नाम क्या है? स्ट्रेटजी बदल गई है इधर, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी। स्ट्रेटजी कौन सी है? क्या नाम लिखूं इधर? मिनी मैक्सी। वो स्कर्ट का नाम भी ऐसे रहता कह रहे कुछ, मैक्सी मिनी, मिनी मैक्सी, ऐसे कुछ। हाँ वो ऐसे कुछ तो याद आता है, मतलब ऐसे। हाँ फिर और एग्जाम्पल किसका ले लेते हैं हम, वो लिख लेते हैं। एग्जाम्पल वी विल टेक ऑफ अ CA फॉर्म। हम एग्जाम्पल लेंगे बेटा CA फॉर्म का, है ना। फॉर्मेट हमारा सेम है, उसी फॉर्मेट में हम लिखेंगे। लाइन हमारी थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी हो सकती है, क्या है वो, लाइन खींचने में और लाइन मारने में तो आप लोग ज़्यादा आगे हो, है कि नहीं? बस करो मेरा नाम बदनाम, मुझे ही पकड़ो आप। मैं तो सिर्फ लाइन की बात करी मैंने, हैं? आप तो कहीं, हम तो कहीं, आप तो कहीं और ही निकल गए। चलिए कोई बात नहीं, वीकनेस की बात करेंगे और उसके बाद मार्केट में आने वाली अपॉर्चुनिटी। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ CA फॉर्म।
ये सीए फर्म की कुछ वीकनेस थी पहले से। उनकी वीकनेस क्या थी कि वो डायरेक्ट टैक्स में बहुत अच्छे थे, डायरेक्ट टैक्स में अपीलेट ट्रिब्यूनल तक जा रहे थे, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में कोई काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ना उनके पास एक्सपर्टीज था, ना उनके पास कोई ऑफिस में बंदा था जो इनडायरेक्ट टैक्स में काम कर रहा है, और ना ही उन्होंने कभी इनडायरेक्ट टैक्स पर ध्यान देने का काम किया। ये उनकी वीकनेस थी। तो उनकी वीकनेस क्या थी? नो फोकस, नो फोकस ऑन आईडीटी, नो वर्क ऑफ आईडीटी, नो वर्क ऑफ आईडीटी। इनडायरेक्ट टैक्स का काम ही नहीं था, सब कुछ डायरेक्ट टैक्स में ही काम कर रहे थे। कंप्लीट फोकस ओनली ऑन डीटी, कंप्लीट फोकस ओनली ऑन डायरेक्ट टैक्स। लेकिन जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है तो आपके पास एक्चुअली सारी सर्विसेज होनी चाहिए, बिकॉज क्लाइंट जो बिजनेस करता है उसको डीटी भी एप्लीकेबल होता है, आईडीटी भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन जीएसटी आने से पहले ऐसी भी फर्म्स हुआ करती थी जो केवल डायरेक्ट टैक्स में काम करती है। इनडायरेक्ट टैक्स का काम वो आउटसोर्स कर देते थे, मतलब वो इन हाउस नहीं करते थे, आउटसोर्स कर देते थे। और इनकी वीकनेस यही थी कि इनके पास ना तो कोई पार्टनर था, ना कोई एम्प्लॉय था, ना इनके खुद के पास आईडीटी का काम करने का कोई नॉलेज था। सिर्फ जिंदगी भर डीटी 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 ही किया इन्होंने। लेकिन इतना एक तरफा प्यार अच्छा नहीं है। अभी क्या करेंगे? अभी देखिए मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटी आया, मार्केट में आई अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या हुआ? गवर्नमेंट लॉन्च्ड जीएसटी, गवर्नमेंट लॉन्च्ड जीएसटी। क्या न्यू लॉ न्यू अपॉर्चुनिटी होती है? यस। सीए फर्म्स के एंगल से सोचो आप, न्यू लॉ, न्यू कंप्लायंस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैं बताता हूँ कंप्लायंस का मतलब क्या होता है। न्यू लॉ, न्यू कंप्लायंस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जीएसटी नया है तो क्लाइंट को पता नहीं, तो कंसल्टिंग करने जाएगा सीए के पास, तो सीए को नया बिजनेस मिल रहा है। जीएसटी नया लॉ है तो इसके मंथली रिटर्न है, फिर एक एनुअल रिटर्न है, जीएसटी ऑडिट भी है, तो क्या नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है सीएस के लिए? हाँ या ना? प्लीज टेल मी। डेफिनेटली देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। तो अपॉर्चुनिटी तो है, गवर्नमेंट ने इतना बड़ा लॉ डाल दिया, और जब लॉ डाला जाता है तो कस्टमर एक तो एडवोकेट के पास जाएगा या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएगा। तो हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है, नया बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हमारे पास वीकनेस क्या है? आईडीटी का काम ही नहीं आता। ये सीए फर्म की वीकनेस है, हमारे एग्जाम्पल के सीए फर्म की वीकनेस है। तो अब किसको क्या स्ट्रेटेजी करेंगे, हम क्या करना चाहिए? तो इनको अपनी वीकनेस को मिनिमाइज करना है और अपॉर्चुनिटी को तो मार्केट से जाने नहीं देना है, बिकॉज ये नहीं काम करेंगे तो कोई दूसरे सीएस काम कर लेंगे। तो अपॉर्चुनिटी को तो आपको मैक्सिमाइज करना ही है और वीकनेस को मिनिमाइज करना है। तो क्या करेंगे हम? अभी देखेंगे यहां पर क्या किया। द सीए फर्म will bring in a new partner who is expert in IDT, क्या यही करेंगे? क्या दिस इज द ओनली वे आउट? क्या लग रहा है आपको? यही सबसे बेहतरीन तरीका है अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। तुमको नहीं आता तो तुम किसी दूसरे को काम मत दो, तो क्या करे? आउटसोर्स करेंगे तो सामने वाला काम लेकर चला जाएगा, और इतना बड़ा मार्केट में इतना बड़ा नया अपॉर्चुनिटी है, उसको हमको छोड़ना नहीं है। तो क्या करें? बहुत सिंपल है, किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जो आईडीटी में एक्सपर्ट है, उसे पार्टनरशिप का ऑफर दे दो और उसे अपनी फर्म में पार्टनर ले लो। क्या उसे अपनी फर्म में पार्टनर लेने से आपकी जो वीकनेस है वो घट जाएगी? वेदर योर वीकनेस विल मिनिमाइज, यस और नो? प्लीज टेल मी। यस। और क्या वो फर्म में जब आएगा, तो वो जब फर्म में आएगा तो क्या हम अब जीएसटी का काम फर्म में ले सकते हैं, और क्या फर्म का इनकम बढ़ेगा? सर नोकिया ने भी ये स्ट्रैटेजी अपनाई है, मतलब लार्ज कस्टमर बेस अपॉर्चुनिटी और उनके पास वो स्क्रीन टच की टेक्नोलॉजी उसमें था वो। नोकिया ने हाँ। करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था उन्होंने, लेकिन उन्होंने नहीं करा।
कर सकते थे। बोले वही तो, वो प्रोडक्ट को लेकर बेटा इमोशनल हो गए बहुत ज़्यादा। ये आपको और हमको समझ में आ रहा है, लेकिन पता नहीं उन्हें क्यों नहीं समझ में आया। देयर मे बी एनी मोर रीजंस आउट देयर दैट वी डू नॉट नो, बट जो ऊपर ऊपर से समझ में आता है वो चीज़ें हमने आपको बता दी। अंडरस्टैंड, एनी कंपनी के इंटरनल बोर्ड मीटिंग में क्या होता है ये दुनिया को नहीं पता चलता है। दुनिया को तो वही पता चलता है जो न्यूज़ में आता है, बराबर। और जो हम ऊपर ऊपर से आर्टिकल्स को रीड करके थोड़ा रिसर्च करके जितनी इन्फॉर्मेशन निकलती है उतना पूरा हमने आपको बता दिया, बट इंटरनल उनके मन में क्या चल रहा था ये तो वही जाने, है ना। क्योंकि बोर्ड मीटिंग की टॉक्स बहुत सीक्रेट होती है, इसे कोई नहीं, मतलब वी कैंट प्रिडिक्ट कि क्या हुआ रहेगा। तो क्या आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? वीकनेस को मिनिमाइज करना, अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज करना, और आईडीटी के पार्टनर को लेके हम पूरी तरीके से नए बिजनेस को करेंगे। सो दैट इज दिस स्ट्रैटेजी मिनी मैक्सी। डिड यू अंडरस्टैंड? यस चलो भैया, आज के लिए भैया इतना ही। और ये दोनों चीज़ें आई विल पुट इट अप ऑन ग्रुप राइट एज ऑफ नाउ। आपके सामने इसका फोटो खींच के डाल देता, 1 मिनट रुको, आपके सामने डाल देता। अभी क्या है, फिर याद नहीं रहता मेरे को, किसी और कहीं और निकल जाते हैं, ऐसा हो जाता है। बिफोर एंडिंग द क्लास ओनली आई विल डू इट। देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज स्निपिंग टूल विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी। मेरे को बड़ा यूज़ आता है इसका। जो भी लिखा है बस उसको काट पीट के बच्चों के ग्रुप में डाल दो, उनके लिए भी बेहतर, हमारे लिए भी बेहतर। ये देखिए, ये कट करके इसको इमेज करके सेव कर दिया, यहाँ पे डाल देंगे और इसको लिखेंगे टॉस एनालिसिस 2 स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो अभी आपके ग्रुप में अगले 5 मिनट में ही आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय। बाय सर। मेरे को बेस्ट ऑफ लक बोलो रे, वो लग जाना चाहिए अपने को सेल में। थैंक यू थैंक यू। पता नहीं अभी क्या होगा, देखते कितने मिनट बचे हुए हैं। 26 मिनट और है। अरे डेफिनेटली आपको हम बताएंगे ग्रुप पर कि क्या हमें लगा या नहीं लगा। ठीक है, चलिए बाय बाय। बाय बाय।